Today I am going to start the third unit of class 12 physics, that is magnetic effect of electric current. The magnetic effect of electric current means if electric current passes through the conductor, then it produces magnetic field in the space around the conductor is called magnetic effect of electric current. जैसे कि हम जानते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर और उसके सराउंडिंग में हम एक मैग्नेटिक निडल प्लेस करें, सो मैग्नेटिक निडल सोर्स द डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑस्टर्ड. तो उसको ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया. अकॉर्डिंग टू ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, जैसे कि यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है और एक वायर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एंड द मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड बिलो द वायर, वायर के नीचे हमने प्लेस किया. अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट करें एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. जैसा कि यहाँ फिगर में गिवन है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक निडल, देन मैग्नेटिक निडल shows the deflection in west direction. This shows that current carrying conductor is the source of magnetic field. वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है. In this magnetic field, the magnetic needle shows the deflection. तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑस्टर्ड ने इसको ऑब्जर्व किया. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. तो इसमें वायर में जो करंट का फ्लो है इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. तो इसका मतलब अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल ऑल्सो रिवर्स्ड, वो भी हमारा चेंज हो जाता है. अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम इस टाइप से करें कि सपोज द मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड ओवर द वायर, वायर के ऊपर हमने रखा, तो जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन हमें मिली हैं वो भी चेंज हो जाएंगी. तो पहले केस में डिफ्लेक्शन हमारा ईस्ट हो जाएगा, दूसरे वाले में वेस्ट हो जाएगा. तो इस टाइप से ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंटली डायरेक्शन डिफ्लेक्शन फाइंड किया इन द मैग्नेटिक निडल और इससे ये प्रूफ हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो उसका सोर्स है. नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल एंड स्नो रूल. मतलब किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होगी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ, इसको फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स स्विमिंग रूल. तो अकॉर्डिंग टू Ampere's swimming rule, if a man, suppose a man swim in the direction of current, current की डायरेक्शन में वो स्विम करता है from south to north facing a magnetic needle, मतलब उसका जो फेस है वो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन में है, kept under him, उसके नीचे जस्ट प्लेस है, such that the current enters his feet, जो करंट है वो उसके फीट से इंटर कर रही है, and emit from the north pole of the needle, then the north pole of the needle deflected towards his left hand या towards west direction. ये इस टाइप से फिगर में गिवन है. एक स्विमर है एंड द स्विमर स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो करंट की डायरेक्शन है वो है साउथ टू नॉर्थ, और जो मैग्नेटिक निडल है वो जस्ट बिलो द स्विमर है एंड द हेड फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल. देन the north pole of the needle deflected towards his left hand when the direction of current is from south to north. अगर यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट को हम रिवर्स कर दें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स हिज राइट हैंड, तो वो उसके राइट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी. तो बाय दिस रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल. इसके लिए एक सिंपल अनदर रूल है, that is snow rule. तो snow rule के अकॉर्डिंग if the direction of current is south to north, जो उसमें S और N है,
इट्स मीनिंग इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज साउथ टू नॉर्थ। फिर ओ है, इसका मीनिंग है द करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड ओवर द निडल, जो करंट कैरिंग वायर है उसको हमने निडल के ऊपर रखा हुआ है। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। तो स्नो रूल से इजीली हम डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अकॉर्डिंग टू स्नो रूल, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज साउथ टू नॉर्थ and the wire is placed over the needle, then north pole of the needle deflected towards the west direction। तो ये रूल्स हम यूज करके डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने फाइंड किया डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल। ऑस्टर्ड लॉ में हमने पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं विद द बायो-सेवर्ट लॉ एक्सप्रेशन। तो बायोट एंड सेवर्ट ये साइंटिस्ट के नेम है, इन्होंने एक एक्सप्रेशन फाइंड किया जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सपोज अ वायर, एक वायर हमने ऐसे कंसीडर किया है एंड इट कैरीज आई करंट, इसमें जो करंट का फ्लो है वो आई है एंड इट्स कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, इसका एक स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया, इट्स लेंथ इज dl। हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट इज r वेक्टर एंड एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर इज थीटा। ये हमने सपोज किया। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P depends on the number of factors. The first factor, magnetic field due to small element at point P, depends on the current in the conductor. इसमें जितनी करंट की जो वैल्यू है जितनी ग्रेटर होगी, the magnetic field will be greater. तो करंट की वैल्यू अगर हम डबल कर दें, so the magnetic field also double. Second factor, it depends on the length of a small element. तो पॉइंट P पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। एंड द थर्ड फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। तो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में जो भी एंगल है, थीटा एंगल, उसके साइन पे वो डिपेंड करेगा, मीन्स साइन थीटा पे। फोर्थ फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन dl वेक्टर एंड पॉइंट P। तो पॉइंट P और dl वेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट P। तो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, सो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, वेयर dB इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट and dB directly proportional to sin theta and dB proportional to 1 by r square। तो इन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। इफ वी इक्वेट ऑल फोर इक्वेशंस, सो वी गेट dB proportional I dl sin theta by r square। If we remove proportional sign, so we get dB is equal mu naught upon 4 pi I dl sin theta अपॉन r स्क्वायर। यहाँ जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इट इज कांस्टेंट वैल्यू, और जो म्यू नॉट है इट इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं इसको म्यू नॉट एंड इट इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, जो फॉर्मूला हमें मिला, this is dB equal mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। नाउ बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे dB वेक्टर इज इक्वल mu naught upon 4 pi I dl वेक्टर क्रॉस r cap upon r square, where r cap is the unit vector
इट शोज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां पर जैसे हमने पढ़ा है कि a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो dl वेक्टर क्रॉस r कैप इज द डायरेक्शन वेक्टर, सो dl वेक्टर क्रॉस r कैप इज इक्वल टू dl साइन थीटा, क्योंकि r कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी 1। तो यहां से इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं dl वेक्टर क्रॉस r कैप, वेयर r कैप इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप में इस r कैप का मैग्नीट्यूड अगर हम पुट करें, जैसे कि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू 1 होगा, और अगर उसकी हम डायरेक्शन को पुट करें तो डायरेक्शन है r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर, मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो उससे r कैप की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस r कैप रिप्लेस विथ r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर विच इज इक्वल टू r, सो वी गेट द रिजल्ट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब कैसे आ गया, r क्यूब रिप्लेस विथ r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r, तो r स्क्वायर में r मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट r क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम फाइंड करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल से, या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है इट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर एम्पियर इनवर्स, या फिर वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है म्यू नॉट की। इट इज कॉल्ड द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि अगर हमने जो पॉइंट P कंसीडर किया था, पॉइंट P और करंट एलिमेंट उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, तो इन दिस केस यहां पर हम सीधे म्यू नॉट को पुट करेंगे, और अगर कोई मीडियम है तो वहां पर हम म्यू पुट करेंगे, वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, वेयर म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी। तो उसको हम मीडियम के लिए म्यू नॉट को हम म्यू से रिप्लेस कर देंगे, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में था। अब डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, कि वो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज करेंगे। तो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग इफ dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, अगर dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो dl से हमें r की तरफ चलना है। अगर हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इमर्जिंग यहां लिखा है, और इसको डॉट साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और अगर dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड एंड रिप्रेजेंट बाय द क्रॉस साइन, और उसको हम क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। यहां जो करंट एलिमेंट हमने देखा, ये जो आई dl वेक्टर लिखा है, दैट इज कॉल्ड द करंट एलिमेंट, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट होगी वही डायरेक्शन है dl वेक्टर की डायरेक्शन। सो आई dl वेक्टर इज द करंट एलिमेंट, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द स्क्रू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्क्रू का जो मूवमेंट है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे कि यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट का जो फ्लो है इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो स्क्रू को हम इस टाइप से घुमाएं कि स्क्रू का जो मूवमेंट हो वो अपवर्ड आना चाहिए। तो उसके अपवर्ड मूवमेंट के लिए इसको हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएं तो स्क्रू हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो स्क्रू का जो रोटेशन हमको मिल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है
तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द स्क्रू। तो स्क्रू के अराउंड ऐसे हमको मिल जाता है। तो राइट हैंड से हमें स्क्रू को घुमाना है, इसलिए इसको राइट हैंड स्क्रू रूल बोला गया है। तो राइट हैंड से अगर हम स्क्रू को घुमाएं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे द स्क्रू मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द रोटेशन ऑफ स्क्रू विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड केस में जो करंट का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, वो डाउनवर्ड है। तो उस केस में जो स्क्रू को हमको घुमाना पड़ेगा नीचे लाने के लिए, जैसे खोलना है अगर हमें स्क्रू को, तो उस केस में इसको हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज राइट हैंड से। तो क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएं तो वो खुलेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो उसका जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और स्क्रू का जो रोटेशन है इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो स्क्रू का रोटेशन है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। और स्क्रू का जो मूवमेंट है, स्क्रू आपका ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर करंट हमारी ऊपर की तरफ है तो स्क्रू को हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हमारी करंट डाउनवर्ड है तो उस केस में हम स्क्रू घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल, इसके अकॉर्डिंग इफ वी होल्ड अ स्ट्रेट वायर इन अवर राइट हैंड, जैसे कि फिगर में गिवन है एक स्ट्रेट वायर, उसको हमने राइट हैंड में होल्ड किया है, एंड जो थंब है इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को। सो इनक्लोज्ड फिंगर्स, जो फिंगर्स हमारी इनक्लोज्ड हैं, इट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अकॉर्डिंग टू फिगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज एन अपवर्ड डायरेक्शन, सो फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर करंट की डायरेक्शन को हम अपोजिट कर दें, सपोज द करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इनक्लोज्ड फिंगर्स का जो डायरेक्शन है इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल को यूज करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर से उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, जिसमें हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट केस में हम लेके चलते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट वायर इज फाइनाइट। तो यहां पर एक फाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट वायर है, इट कैरीज आई करंट, उसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है। हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जो ए डिस्टेंस पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो वहां हमें फाइंड करना है। अब हम इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, बिकॉज जो बायो-सेवर्ट लॉ है उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब पॉइंट जो P है, इस पॉइंट P का डीएल वेक्टर से जो डिस्टेंस है इट इज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर डिस्टेंस पे वहां हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, और इस पॉइंट P का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर इट इज स्मॉल a, एंड लेट द लेंथ, ये जो ट्राइंगल हमारा ड्रॉ हुआ है, इस ट्राइंगल की जो लेंथ है यहाँ डीएल वेक्टर के साथ जो लेंथ दिखा रहे हैं वो स्मॉल l हम लेंथ इसकी सपोज करते हैं, और इस डीएल वेक्टर का आर वेक्टर के साथ जो एंगल है सपोज इट इज इक्वल टू थीटा, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू फाई, जो फिगर में यहां दिखा रहे हैं। अब अगर हम टोटल पूरे वायर की बात करें तो पूरे वायर के लिए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इस ये जो लेंथ लाइन हमने ड्रॉ की है जिसकी लेंथ a है, इसके साथ इस वायर का जो एंगल क्रिएट हो रहा है इट इज फाई 1, और अपवर्ड में जो एंगल है इट इज फाई 2। अब हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट बाय बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड एट आर डिस्टेंस ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, द फॉर्मूला इज dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, dl और r की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ फाई a इनके टर्म में। तो अगर हम साइन थीटा कंसीडर करें इस ट्राइंगल में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
the perpendicular is A and the hypotenuse is R. So sin theta is equal to A upon R. और अगर हम cos phi फाइंड करते हैं तो cos phi is equal to base upon hypotenuse. So cos phi is also equal to A upon R. So this sin theta can be replaced with cos phi. उसको हम cos phi से रिप्लेस कर सकते हैं. अब हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे. So R is equal to A upon cos phi by this relation. So in this formula, mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon R square, sin theta can be replaced with cos phi and this R can be replaced with A upon cos phi. अब अगर हम इसमें tan phi फाइंड करते हैं तो tan phi is equal to इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो tan phi is equal to perpendicular upon base होगा. So it is equal to L upon A. और अगर L की वैल्यू फाइंड करें so we get L is equal to A tan phi. वो A tan phi आ जाएगा. हमें फाइंड करना है DL तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड. सो वी गेट DL इज इक्वल टू A tan phi का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर phi into d phi. So this DL can be replaced with A sec square phi into d phi. So DL is equal to A sec square phi. So this DL replaced with A sec square phi and sin theta replaced with cos phi and this R replaced with A upon cos phi. अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे and after calculation we get dB is equal mu naught upon 4 pi I into cos phi into d phi upon A. sec square phi को अगर हम cos square phi में कन्वर्ट करें तो sec square phi is equal to 1 upon cos square phi हो जाएगा और उसको हम सॉल्व करके ये रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे. सो dB is equal to mu naught upon 4 pi I cos phi upon A into d phi. अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फॉर होल वायर और इंटीग्रेशन के लिए जो लिमिट है इट इज phi 1 to phi 2 पूरे वायर के लिए phi 1 to phi 2. जो phi 1 है इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो इट विल बी इन नेगेटिव साइन और phi 2 जो है इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो इट विल बी पॉजिटिव साइन. तो जो इसका इंटीग्रेशन है उसके लिए लिमिट हम लेंगे माइनस phi 1 to phi 2. इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू b. नाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू mu naught upon 4 pi I upon A इज कॉमन. cos phi का इंटीग्रेशन आएगा sin phi. लिमिट है माइनस phi 1 to phi 2 और लिमिट अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा इट विल बी sin phi 1 प्लस sin phi 2. So the magnetic field due to straight current carrying conductor of finite length B is equal mu naught on 4 pi into I upon A sin phi 1 plus sin phi 2. तो ये रिजल्ट है इसका. Now if the straight wire is infinitely long, अगर straight wire हमारा उसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो इन दिस केस phi 1 is equal to phi 2 is equal to pi by 2. वो pi by 2 होगा. So the result becomes B is equal mu naught upon 4 pi into 2I upon A because phi 1 replaced with pi by 2, phi 2 also replaced with pi by 2 and sin pi by 2 is equal to 1. Then sin pi by 2 plus sin pi by 2 it is equal to 1 plus 1 2 and we get B is equal mu naught upon 4 pi into 2A upon 2I upon A. तो ये रिजल्ट मिल जाएगा इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इनफाइनाइट. तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 2 कैंसिल कर दिया. वी गेट B इज इक्वल mu naught upon 2 pi into I upon A. तो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. तो इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा B इज इक्वल टू mu naught upon 2 pi into I upon A. तो इस फॉर्मूले को यूज हम करते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इफ इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड करनी है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर तो सेम वही राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर.
अब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ डायरेक्शन ऑफ करंट is in downward direction, so representation of magnetic field lines due to straight wire will be in clockwise direction. तो इस टाइप से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. सबसे पहले हम एक्सियल लाइन पे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल. तो यहां पर एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर क्वाइल है इस टाइप से, और इसमें जो रेडियस है इसका स्मॉल a है एंड इट कैरीज I करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट O it is small x, and from small element, जो small element हमने कंसीडर किए हैं यहाँ पर जो रेड लाइन से दिखा रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है इट इज स्मॉल r, और स्मॉल एलिमेंट अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें dl वेक्टर और ये r वेक्टर, तो उसके बीच में एंगल हमको 90 डिग्री मिलेगा. तो यहाँ से dl वेक्टर एंड r वेक्टर एंगल बिटवीन देम इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर हम 3D फिगर को इमेजिन करें तो इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमें मिलेगी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल dl वेक्टर स्मॉल एलिमेंट, इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ये db वेक्टर ऐसे ये डायरेक्शन इसकी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी टाइप से नीचे की तरफ भी होगा सेम, स्मॉल एलिमेंट dl वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस इज db वेक्टर. अब इस db को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स. सपोज r वेक्टर का x के साथ जो एंगल है वो फाई है, सो बाय ज्योमेट्री अगर हम यहां से db का वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करें तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ db का जो एंगल है इट विल बी फाई. सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ db इज इक्वल टू db cos फाई. db इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट. इसी टाइप से नीचे की तरफ भी सेम होगा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ db इज इक्वल टू db cos फाई, and horizontal component is db sin phi and db sin phi due to both elements. Now db cos phi and db cos phi are equal and opposite, then they cancel each other, so the resultant magnetic field at point P will be db sin phi plus db sin phi. जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड का db sin phi जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा. तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे db sin phi को, so we get the resultant magnetic field. तो यहां पर इस टाइप से है, the plane of the coil is considered perpendicular to the plane of diagram, वो perpendicular है plane के, such that the direction of magnetic field can be visualized on the plane of the diagram. At point C and current element हमने लिए हैं x y and x dash y dash are considered such that the current at C emerge out, C से बाहर आ रही है, and D पे करंट जो है वो एंटर कर रही है. तो इस टाइप से 3D डायग्राम को हम इसमें कंसीडर करेंगे. अब जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट अगर हम फाइंड करें, सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. जैसे कि फिगर में है थीटा इज इक्वल टू 90, सो वी गेट dB इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. अब उसके बाद जो कंपोनेंट्स हमने रिजॉल्व किए हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं dB cos phi, dB cos phi, दीज कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं dB sin phi वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे. तो यहां पर पूरे अगर हम सर्कुलर लूप की बात करें तो इट हैज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स. तो जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं उन सब का जो dB sin phi कंपोनेंट है इट विल बी एडेड. सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB
साइन फाई, तो dB साइन फाई के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, वेयर dB इक्वल म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ जो हम लिमिट लेंगे इट विल बी 0 टू 2 पाई a, वेयर 2 पाई a इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, वेयर a इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इंटीग्रेट करें, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज सेम, आई इज सेम, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू l होगा और लिमिट है 2 पाई a, 0 टू 2 पाई a, सो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई a हो जाएगा, वो सेम हम पुट कर रहे हैं। साइन फाई की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे पीछे डायग्राम से, तो साइन फाई की जो वैल्यू होगी इट इज इक्वल टू a बाई r आ जाएगी, और अगर हम r की वैल्यू फाइंड करें पाइथागोरस थ्योरम से तो r इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो यहां भी r की वैल्यू को पुट किया गया है, r स्क्वायर के प्लेस पे हमने पुट किया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर dl का इंटीग्रेशन है 2 पाई a, बच्चों साइन फाई के प्लेस पर हमने लिखा a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, एंड दिस r स्क्वायर रिप्लेस विथ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम और सॉल्व करें, सो वी गेट द रिजल्ट b इज इक्वल म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑन द एक्सियल पॉइंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर इस टाइप से इसको हमने फाइंड कर लिया। अब अगर हम फाइंड करते हैं स्पेशल केस में कि मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करें एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो इन दिस केस x इक्वल टू 0 होगा और जो हमारा फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू b इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज करें कि सर्किल का जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एक्सियल पॉइंट, तो उस केस में a को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, सो वी गेट द रिजल्ट b इक्वल म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। और ये वेरिएशन है इसका, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफिकली दिखा रहे हैं किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, और अगर हम उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड एक्सिस पे मूव करें द मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो इस टाइप से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे अभी क्लॉक रूल, तो उससे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन देख के फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो इट इज वेरी सिंपल डेरिवेशन। तो यहां पर हमने कंसीडर किया एक सर्कुलर लूप, इट्स रेडियस इज स्मॉल a, इट कैरीज I करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट dl वेक्टर। एंगल बिटवीन टेंजेंट, अगर हम इसमें dl वेक्टर टेंजेंट ड्रॉ करें और रेडियस उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट द सेंटर विल बी बाय बायो-सेवर्ट लॉ dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर, वेयर थीटा इज 90। सो वी गेट dB इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे विथ लिमिट 0 टू 2 पाई a। तो उस केस में जो इंटीग्रेशन के बाद सॉल्व करने पे जो रिजल्ट मिलेगा इट विल बी b इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 2a। ये dl जो है dl का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई a, तो 4 पाई a स्क्वायर को 2 पाई a से कैंसिल करेंगे, सो वी गेट द रिजल्ट b इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 2a। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। और ये इसका वेरिएशन है कि एट द सेंटर मैक्सिमम होगी
जैसे जैसे रेडियस उसका बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में चेंज आ रहा है।